हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छी होंगी, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम राजस्थान जीके के अंतर्गत पिछली क्लास में ही हमने नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक आपका आंतरिक अपवाह तंत्र हो जाएगा। जिसके अंतर्गत अरब सागरीय अपवाह तंत्र को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने लूणी नदी का अध्ययन किया था, माही नदी को हमने डिटेल से देख लिया, साबरमती नदी को डिटेल से देख लिया और पश्चिमी बनास नदी के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। जो दूसरे नंबर पर आती है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इम्पोर्टेंट है भई, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ नदियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम बात करें तो हमारी चंबल नदी है, बाणगंगा नदी है, बनास नदी, ये इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो चंबल नदी की बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है भाई, ये जो क्लासेज है ये आपके राजस्थान में चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट का हो, सीईटी का हो, आरएस का हो, जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान में है। ठीक है, तो चंबल नदी की यहाँ पर हम बात करते हैं भाई। देखिए, उद्गम की बात करते हैं चंबल नदी का, तो चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार पर स्थित जाना पाव की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। यानी कि चंबल नदी है ये एमपी से इसका उद्गम होगा। कहाँ से? मालवा के पठार की जाना पाव की पहाड़ी से, ये याद रख लेना भाई। संगम कहाँ पर मिलती है? तो इटावा, जो यूपी में पड़ता है, इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। इसका उपनाम क्या है? तो उपनाम है चमनवती और कामधेनु नित्यवाही। नित्यवाही का मतलब क्या होता है? ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई, बारिश पर निर्भर नहीं है, ये लगातार बहती ही रहती है। वाटर सफारी नदी भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो 84गढ़ गांव जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, रूपरेखा क्या रहेगी और इसमें जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं चल रही हैं नदी घाटी परियोजना, तो उनकी भी बात कर लेते। पहले उन्हीं की बात कर लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। जाना पाव की पहाड़ी एमपी, जाना पाव की पहाड़ी एमपी से ये निकलती है भाई, ये पहाड़ी है, इससे एमपी से ये निकली है, एमपी से निकलती है। तो इसके ऊपर जैसे निकलती है ना, तो एमपी में ही एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था भाई, गांधी सागर बांध। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले से। और चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो राज्य में जो प्रवेश होता है वो 84गढ़ गांव से राजस्थान में प्रवेश होता है। प्रवेश होते ही इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में ही, वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में ये कोटा जिले में, ये तो आपका चित्तौड़गढ़ का हो गया, फिर ये कोटा जिले में प्रवाहित होती है भाई। कोटा जिले में 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका जवार सागर बांध है और एक आपका कोटा बैराज है। ये 2 बांध यहाँ पे बने हुए हैं राजस्थान के अंतर्गत। जो कोटा बैराज है ना, ये आपके विद्युत के लिए उपयोग नहीं है, इसका जल केवल आपका सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर ये बूंदी जिले में प्रवाहित होती है, बूंदी जिले से निकलते और बूंदी जिले के बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर से आगे फिर एमपी में जाकर के यूपी में जाकर के इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है भाई, यमुना नदी में मिक्स हो जाती है। ये पूरी इसकी रूपरेखा है। 4 इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवार सागर, कोटा बैराज। सबसे पहले निर्मित हुआ था गांधी सागर, उसके बाद में कोटा बैराज और फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवार सागर। तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए भाई, ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। चंबल नदी पर उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का क्रम क्या होगा? देखिए, गांधी सागर बांध है, ये एमपी में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा जवार सागर बांध है, ये कोटा में है। और चौथा कोटा बैराज है, ये भी आपका कोटा में है। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए, उल्टा और सीधा दोनों ही प्रकार का। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में एक जलप्रपात है भाई, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर जाकर के एक जलप्रपात का निर्माण करती है, चूलिया जलप्रपात का, जिसकी ऊंचाई है वो 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये 18 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, देखिए आगे इसकी सहायक नदियों की हम बात करिए तो सहायक नदियों से संबंधित आप याद रख सकते हैं भाई, जाना पाव की पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलने के बाद यहाँ पर हम पेन दूसरा यूज कर लेंगे भाई। जाना पाव की पहाड़ी से निकलते ही ये इस साइड में तो दाईं साइड हो जाएगी, ये तो दाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ, और ये बाईं साइड हो जाएगी।
ठीक है ना, दोनों ही याद होनी चाहिए। दाईं साइड से देखिए पहली जो नदी निकलती है वो आपकी हो जाएगी भाई छोटी काली सिंध, इसे छोटी काली सिंध कहा जाता है। और ये आपके निकल करके इधर से ये आपके प्रवेश कर जाती है किसमें, चंबल नदी के अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये एमपी में ही होती है भाई, एमपी के अंतर्गत ही, ठीक है। राजस्थान में भी प्रवेश होता है लेकिन राजस्थान में कम प्रवाहित होती है ये, तो ये याद रख लेना भाई। पहली जो नदी आती है वो है छोटी काली सिंध, ओके। दूसरी आती है भाई काली सिंध, 2 नंबर पे बात करें ये वाली। ये काली सिंध निकलती तो एमपी से है, यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ साथ साथ में। काली सिंध निकलती तो एमपी से है और बिद्दा नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद झालावाड़ में ही इधर से भी एक नदी आती है जिसका नाम है भाई, ये वाली जो नदी है ये आपकी आहू नदी हो जाएगी, आहू। ये भी एमपी से निकलती है, दोनों एमपी से ही निकलती है भाई। आहू नदी है ये नवपुर नामक स्थान पर झालावाड़ में या राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ से निकलने के बाद ये जो स्थान है झालावाड़ में, वहाँ पर ये आपकी मिल जाती है भाई काली सिंध नदी के अंतर्गत। फिर चौथी जो नदी आती है ये आपकी हो जाएगी परवन नदी। परवन नदी ये आपकी भाई एमपी से निकलती है भी और खेरी बोर नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ से होते हुए फिर ये आगे जाकर के कोटा में, राजस्थान में कोटा के अंदर कोटा के अंदर आपकी इस काली सिंध नदी के अंतर्गत मिल जाती है भाई, कोटा के अंदर। और ये फिर जाकर के कोटा में ही किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिक्स हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, कौन कौन सी, एक तो आहू है, एक परवन और एक काली सिंध, ये तीनों नदी जाकर के कहाँ पे मिलती है भाई, कोटा में मिक्स हो जाती है। इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। फिर हम बात करें, देखिए जो नेक्स्ट नदी आती है वो आपकी है भाई, नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी ये भी आपकी एमपी से निकलती है और ये करियाहट नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, बारा के अंदर। करियाहट बारा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर बारा में ये प्रवाहित होती हुई आगे कोटा में जाती है और कोटा में जाकर के ये किस में विलय हो जाती है भाई, चंबल नदी में विलय हो जाती है, ओके। इसके बाद में 6 नंबर पर आपकी जो नदी आती है वो है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी ये कुन्नू नदी है, मुसेड़ी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, मुसेड़ी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये जाकर के आपकी चंबल नदी में मिल जाती है और ये आपकी सीप नदी है भाई, सीप नदी। तो ये दाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ है, सबसे पहले छोटी काली सिंध, फिर आहू, फिर काली सिंध, फिर आपकी परवन, फिर पार्वती और फिर कुन्नू और फिर सीप। ये नदी आपके दाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब बाईं साइड से मिलने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। बाईं साइड से एक तो गुजाली नदी मिलती है भाई, ये आपकी गुजाली नदी जो चित्तौड़गढ़ में मिलती है। एक हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में मिलती, एक आपकी बामणी नदी हो जाएगी भाई, ये 9 नंबर पर आपकी बामणी नदी है, ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ में मिलती है। और एक नदी आपकी हो जाएगी बामणी के बाद में भाई ईज नदी, ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ में मिलती है, 10वें नंबर पर आपकी ईज नदी। ये तीनों ही नदियाँ चित्तौड़गढ़ में आके चंबल नदी में मिक्स हो जाती है। फिर एक तो कुराल है और एक मेज नदी है भाई, कुराल और मेज नदी। ये 11वें नंबर पर आपकी कुराल हो जाएगी, दोनों एक स्थान से निकलती है। भीलवाड़ा और आपका भीलवाड़ा और बूंदी दोनों एक स्थान से प्रवाहित होती है भाई। और ये 12 नंबर पर आपकी कुराल और मेज, ये दोनों नदी आकर के आपकी चंबल नदी में मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये जो नदी है ना मेज, इसमें एक तो घोड़ा पछाड़ जल मान सकते हैं, जल रेखा मान सकते हैं, या इससे जल है वो इधर से आता है आपका घोड़ा पछाड़ और मांगली, जल नलिका है, इनसे निकल करके जल आता है भाई। तो ये बाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ हो गई। और फिर ये नदी जाकर के ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, उस यमुना में इटावा नामक स्थान पर जाके मिल जाती। तो ये कुछ सहायक नदियाँ है जिसकी हमने बात कर ली यहाँ पर भाई, आगे और इसको डिटेल से हम समझेंगे। देखिए छोटी काली सिंध है ये झालावाड़ में। काली सिंध की बात करें तो झालावाड़, बारा और कोटा में प्रवाहित होती है। आहू नदी है ये झालावाड़ में। परवन नदी ये झालावाड़, बारा और कोटा में प्रवाहित होती है। पार्वती नदी बारा व कोटा में प्रवाहित होती है। कुन्नू, बारा व करौली और सीप, ये 7 नदियाँ तो आपकी दाईं साइड से मिलती है। गुंजाली चित्तौड़गढ़, बामणी चित्तौड़गढ़, ईज चित्तौड़गढ़, कुराल भीलवाड़ा बूंदी और मेजा भीलवाड़ा बूंदी, ये आपके मिलती है भाई बाईं साइड से, ओके। अब चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। साझेदारी की बात आती है तो राजस्थान 50% हिस्सेदार है, जबकि मध्य प्रदेश भी 50% है, 50-50 है दोनों।
तो यहाँ पर बांध 4 बने हुए, एक तो गांधी सागर बांध जो कि एमपी में भाई, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवार सागर बांध, ये तीनों ही आपके कहाँ पर हैं, ये आपके राजस्थान में। और एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं भाई, गांधी का राज, गांधी का राज, इसका क्रम याद हो जाएगा। गांधी सागर कैसे कोटा बैराज हो जाएगा, राणा सागर, राणा प्रताप सागर और जैसे जवार सागर। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं भाई। जब निर्माण की बात आती है तो गांधी सागर का निर्माण 1959 में किया गया था, कोटा बैराज का 1960 में किया गया था और राणा प्रताप सागर का 1970 में और जवार सागर का 1972 में। ये क्रम है भाई, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। विद्युत उत्पादन की बात आती है तो 23 मेगावाट की यहाँ पर 5 यूनिट लगी हुई है, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई है और ये मिलाकर के 115 मेगावाट यूनिट इससे बिजली प्राप्त होती है। कोटा बैराज की हम बात करते हैं तो इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता भाई, ये केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है पानी। राणा प्रताप सागर की बात करें तो 43 मेगावाट की 4 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, टोटल 172 मेगावाट बिजली है वो प्राप्त होती है। जवार सागर की बात करें तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है, 99 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है जवार सागर बांध से। एमपी के अंदर या फिर पूरी नदी की बात करें तो उसके ऊपर सर्वाधिक भराव क्षमता वो गांधी सागर की है, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता है वो राणा प्रताप सागर बांध की जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप। कुल विद्युत उत्पादन की बात आती है तो 386 मेगावाट है, इसको 2 से डिवाइड कर दी क्योंकि 50-50 ये दोनों ही, तो 193 मेगावाट राजस्थान को और 193 मेगावाट एमपी को बिजली प्राप्त होती है। ओके, आगे देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित बांध कौन सा है, निर्मित प्रथम बांध, सबसे पहले राजस्थान में प्रथम बांध कौन सा बना था चंबल पर, तो कोटा बैराज होगा भाई, 1970 में 60 में बना था, ये 1960 में बना था। हाँ जी, आगे देखिए, चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, इंपॉर्टेंट है भाई, एमपी और राजस्थान के मध्य। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, जिसे झूलता हुआ पुल कहते हैं भाई, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ चंबल नदी पर कोटा के अंदर। ओके, अब ये सहायक नदियां हैं यहाँ पर, एक बार इसको दोबारा से हम देख लेते हैं भाई। इसको आगे हम देखें, दाईं ओर से मिलने वाली है फिर बाईं ओर से मिलने वाले, दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से ध्यान में रख लेना भाई, बाईं ओर दाईं ओर दोनों ही मैंने बता दी है। एक बार इस स्ट्रक्चर को या इस डायग्राम को भी क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जानापाव की पहाड़ी है, इससे आपकी नदी निकलती है चंबल नदी, ये आपकी कौन सी नदी है, चंबल नदी है भाई। ठीक, चंबल नदी में एमपी में ही एक नदी मिलती है भाई, छोटी काली सिंध नदी है ना, वो एमपी में इसी नदी में आके मिल जाती है, मतलब छोटी काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी होगी सहायक नदी के अंतर्गत। ठीक है, फिर ये चित्तौड़गढ़ में 84 गांव के माध्यम से चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इधर से नदी आती है जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं भाई। ठीक है, फिर इधर से देखिए, सुसनेर नामक स्थान से आहू नदी निकलती है। बागली पहाड़ी एमपी से आपकी नदी निकलती है भाई काली सिंध। ठीक है, तो इधर से आहू नदी आती है, इधर से काली सिंध नदी आती है, ये दोनों नदियां आकर के जिस स्थान पे मिलती है उसी स्थान पर झालावाड़ में गागरुन दुर्ग बना हुआ, यानी इनके किनारे पर आपको क्या देखने को मिलेगा, संगम पर क्या देखने को मिलेगा, गागरुन दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ, जो कि एक जल दुर्ग है भाई, ये याद रख लेना। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर क्या मिलेगा, गागरुन दुर्ग स्थित है जो झालावाड़ में है। ठीक है, ये यहाँ से फिर आगे निकल जाती है, रामगढ़ नाम के स्थान पर इधर से एक नदी और आके मिल जाती है। देखिए, इधर अजनार से एक नदी निकलती है, घोड़ा पछाड़ है, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है भाई। इस नदी पर परवन नदी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये भी पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे। ये परवन नदी जाकर के आपकी काली सिंध में मिल जाती है। फिर नोनेरा नामक जो स्थान है कोटा के अंदर, नोनेरा नामक स्थान कोटा में जाकर के आपकी मिल जाती है चंबल नदी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सीहोर क्षेत्र एमपी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती, ये आपकी पार्वती नदी है भाई। सीहोर क्षेत्र एमपी से एक नदी निकलती है पार्वती, जो राज्य में प्रवेश करती है करिहाट नामक स्थान पर 12 में, करिहाट नामक स्थान 12 में ये प्रवेश करती है। फिर किशनगंज इसी के नदी के किनारे पर है और ये जाकर के सवाई माधोपुर में मिक्स हो जाती है भाई, मिल जाती है।
इधर हम बात करें तो श्योपुर सवाई माधोपुर से सीप नदी निकलती है, ये भी आपकी सवाई माधोपुर में ही मिलती है। और इधर से ही सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम नामक स्थान है, वहाँ पर बनास नदी इधर से आकर के सवाई माधोपुर में मिल जाती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम मिलता है, त्रिवेणी संगम बनता है जिसे हम रामेश्वरम कह देते हैं। किन किन नदियों का होता है? बनास, चंबल, सीप और ये आपकी पार्वती, ये तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती है। और चंबल हो जाएगी, वैसे तो 4 हो गई ना, लेकिन ये सीप थोड़ी सी आगे होती है भाई। ये 3 नदियाँ मिलती है, सीप, बनास और चंबल। सीप, बनास, चंबल। ये देखिए, ये रहा त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है भाई। सीप, बनास, चंबल बोलते हैं, चंबल, बनास, सीप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक कुन्नू नदी है, शिवपुरी से निकलती है, ये आपकी करौली में जाकर के इस नदी में मिक्स हो जाती है, चंबल नदी के अंतर्गत, ठीक है। फिर ये धौलपुर से आगे प्रवाहित होकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये पूरी की पूरी आपको डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, ठीक है। अब इन सहायक नदियों की हम डिटेल से बात कर लेते हैं। चंबल नदी की दाईं ओर से सहायक नदियाँ, पहले जो नदी आती है वो काली सिंध नदी है भाई। इसका जो उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला से होता है और ये चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। झालावाड़ में बहते हुए मध्य प्रदेश में चंबल नदी से मिल जाती है ये, ठीक है। काली सिंध नदी की बात करें तो इसका उद्गम बागली पहाड़ी एमपी से होता है और ये संगम कहाँ पर होता है? तो नोनेरा गांव कोटा में चंबल नदी में मिलती है। नोनेरा गांव कोटा में चंबल नदी में मिलती है। राज्य में प्रवेश जो होता है वो बिद्दा गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो झालावाड़, बारां व कोटा 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है। इसके किनारे पर आपको गागरोन दुर्ग यानी कि झालावाड़ के अंदर काली सिंध और जो आहू नदी है ना, इनके संगम पर आपको गागरोन दुर्ग देखने को मिलेगा। नोनेरा बैराज बांध बना हुआ है कोटा के अंदर, तो यह बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये काली सिंध नदी होगी। अब आहू नदी की बात करते हैं भाई, इसका उद्गम सुसनेर क्षेत्र एमपी से होता है। संगम गागरोन के नज़दीक काली सिंध नदी से इसका संगम हो जाता है। राज्य में प्रवेश है वो नंदपुर झालावाड़ में प्रवेश होता है। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर या नवपुर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो झालावाड़ में ये प्रवाहित होती है। तो ये दोनों नदियाँ ध्यान में रख लेना भाई, इनके संगम पर आपको गागरोन दुर्ग देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं परवन नदी की। तो इसका उद्गम अजनार तथा घोड़ा पछाड़ जल धाराओं के द्वारा निर्मित होती है। अजनार और घोड़ा पछाड़ जल धाराओं के द्वारा निर्मित होती है परवन नदी। संगम की बात करें तो रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में इसका संगम या मिल जाती है। राज्य में प्रवेश तो खेरीबोर गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश होती है। प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ में, फिर बारां और फिर कोटा 3 जिलों में प्रवाहित होती है। अब देखिए इसके अंदर इसके संगम पर देखिए काली सिंध नदी, काली खोह नदी है और इधर परवन नदी है। ये तो काली सिंध नदी है भाई, ठीक है। इधर काली खोह नदी और ये परवन नदी, ये जब तीनों मिलती है ना, परवन काली खोह नदी मिलती है, तो इसके संगम पर मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ झालावाड़ के अंदर। मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ यहाँ पर झालावाड़ में। और यहीं परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है भाई, बारां के अंदर। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में स्थित है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। पार्वती नदी की हम बात करें तो पार्वती नदी का उद्गम सेवोर क्षेत्र एमपी से पार्वती नदी का उद्गम होता है। पलिया स्थान सवाई माधोपुर में है। पलिया स्थान सवाई माधोपुर में ये जाकर के आपकी चंबल नदी में मिल जाती है और राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। याद रख लेना भाई, ये बार बार कम से कम 3 बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़ें। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 12 जिले और कोटा फिर सवाई माधोपुर 3 जिलों में प्रवाहित होती है पार्वती नदी। इसके किनारे पर किशनगंज शहर बसा हुआ भाई, जो कि बारां में है। सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अंधेरी पूछी जा सकती है भाई, अंधेरी, रेतिड़ी, लासी और विलास, इन पे परियोजना भी चल रही है भाई। कुन्नू नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम शिवपुरी जिला एमपी से होता है। संगम करौली में चंबल में मिल जाती है, ये करौली के अंदर। राजस्थान में प्रवेश है मुशेड़ी गांव बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें, देखिए ये 2 बार प्रवेश करती है राजस्थान में। एमपी से निकलती है, फिर बारां में प्रवेश करती है, फिर बाहर निकल जाती है वापस एमपी में और फिर वापस करौली में चंबल नदी में मिल जाती है।
सीप नदी की हम बात करें, ये 7 नदियाँ दाईं ओर से मिलने वाली है भाई। सीप नदी का उद्गम श्योपुर जिला एमपी से होता है, और संगम की बात करें तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है भाई। रामेश्वरम में सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओनली सवाई माधोपुर है, और इसी स्थान पर त्रिवेणी संगम भी बनता है भाई। त्रिवेणी संगम देखिए, चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी, ये तीनों मिलकर के त्रिवेणी संगम बनता रामेश्वरम। रामेश्वरम खंडार तहसील सवाई माधोपुर में, ये त्रिवेणी संगम याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होगी। अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। पहली है गुंजाली नदी, तो इसका उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से होता है, और ये चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र ओनली चित्तौड़गढ़ है इसका। बामणी या ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है, और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है। ईज नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम भैंसरोडगढ़ से होता है, और ये संगम जो होता है ये डाबी वन जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहाँ पर चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी की हम बात करें तो कुराल नदी बिजोलिया पठार से इसका उद्गम होता है, और बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। ये संगम बूंदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है। मेज नदी की हम बात करें तो उद्गम बिजोलिया पठार से होता है, इसका भी संगम सिनपुर गांव बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। सिनपुर गांव बूंदी में चंबल नदी में मिक्स हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी में बहुत ही कम क्षेत्र होता है, जबकि भीलवाड़ा में ज़्यादा प्रवाहित होती है। इसके किनारे पर गुड्डा बांध जो है वो बूंदी में बना हुआ है, गुड्डा बांध। देखिए आगे, इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित किया गया है। जो गुड्डा बांध बूंदी में ना, राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित किया गया, जिसमें 522 सोलर प्लेट 117 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट होंगे, जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना भाई। और मेज नदी की जो सहायक नदी है ये मांगली नदी इसकी सहायक नदी है भाई। मांगली नदी का जो उद्गम है ना, ये उद्गम होता है बिजोलिया पठार से ही होता है। संगम बाइंस खेड़ा जो बूंदी में पड़ता है वहाँ पर मेज नदी में मिल जाती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी होता है। इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है भाई। मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? मांगली नदी के ऊपर है। ठीक है, एक घोड़ा पछाड़ है, ये आपकी मांगली नदी की सहायक नदी है भाई, तो उसकी भी सहायक नदी मानी जाएगी भाई मेज नदी की। तो इसका उद्गम भी बिजोलिया पठार से ही होता है। संगम सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में इसका संगम हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी इसके प्रवाह क्षेत्र हैं घोड़ा पछाड़ की। ओके, तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रख लेना भाई। ये देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है ये आपके बाईं साइड से मिलने वाली नदियों से संबंधित है। तो बाईं साइड की मैंने पहले बता दी, अब दाईं साइड की और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जाना पाओ कि पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकलती है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले जो नदी मिलती है ना, वो मिलती है आपकी गुंजाली नदी, जो चित्तौड़गढ़ में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और फिर आती है बामणी नदी या ब्राह्मणी नदी, जो हरिपुरा से राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में मिक्स हो जाती है। ईज नदी है जो भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। जो ईज नदी होती है ना, ये भैंसरोड दुर्ग इसी के ऊपर बना हुआ, ईज नदी के किनारे पे बना हुआ चित्तौड़गढ़ में। फिर आती है इधर से कुराल नदी जो बूंदी भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। हाँ, ये देखिए भाई मेज नदी है। ठीक है, ये मेज नदी आती है आपकी बिजोलिया के पठार से, और ये गुड्डा बांध है वो इसी पे बना हुआ है। ये आगे आती है यहाँ पर बाइंस खेड़ा जो कि बूंदी में है, वहाँ पर इधर से एक तो मांगली नदी आती है, घोड़ा पछाड़ नदी, दोनों मिक्स हो जाती है सागवाड़ नामक स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से मिक्स होने के बाद यहाँ पर ये इसमें मिल जाती है बाइंस खेड़ा में, बूंदी में, और फिर ये बूंदी में जाकर के ही किस में मिल जाती है भाई? चंबल नदी में मिल जाती है, और सवाई माधोपुर में बनास नदी मिलती है। तो ये आपके बाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ होगी गुंजाली, बामणी, ईज, कुराल, मेज, मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ और बनास नदी। ये आपकी बाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगी। ओके, तो ये पूरी चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है भाई। हर चीज़ आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया है, तो अभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, अभी इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपकी चंबल नदी से संबंधित। चंबल नदी यहाँ पर आपकी समाप्त होती है भाई।
नेक्स्ट आती है भाई बनास नदी, देखते हैं कितनी बड़ी आज हो जाएगी तो ये करेंगे भाई, नहीं वरना नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। बांग परियोजना है, इसके ऊपर कोठारी निस्सायक, ये बड़ी है भाई थोड़ी सी, है ना। बाणगंगा नदी इसी की सहायक नदी है, तो ये वाली नदी हम कल कर लेंगे, 25 मिनट में हो जाएगा शायद, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है फिर आप भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। चलो बनास नदी हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।